हेलो साथियों, जैसे आप जानते हैं कि मैं इकोनॉमिक्स से तमिलनाडु 12th एनसीईआरटी की सीरीज चला रहा हूं और उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके सामने एक और लेक्चर ले आया हूं जो है चैप्टर 5 का पार्ट 2। प्रीवियसली हमने शुरू करा था चैप्टर 5 में मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। मैंने बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड टू द पॉलिसी ऑफ आरबीआई, आरबीआई से पॉलिसी रिलेटेड होती है। हमने बेसिक क्रक्स कवर करा कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, लॉन्ग टर्म रेपो रेट ऑपरेशन क्या होता है और टारगेटेड रेपो रेट ऑपरेशंस क्या होता है। ये टूल्स होते हैं जिससे आरबीआई कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करता है? आरबीआई का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है प्राइस स्टेबिलिटी अलोंग विद इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसकी वजह से एमपीसीबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिन्होंने क्या करा, जिन्होंने डिसाइड करता है, बाइंडिंग होता है आरबीआई के ऊपर डिसीजन किसके लिए, पॉलिसी रेट जो रेपो रेट होता है। ये सब करने के बाद आज हम थोड़े टूल्स और डिस्कस करेंगे। क्या होता है टूल्स, क्या होते हैं, ठीक है। 3-4 टूल्स और है, जैसे आराम से समझेंगे टूल्स को और आगे समझेंगे। जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इसी तरह इस बार हम क्या समझेंगे। इस बार हमें एक टूल समझना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। वो होता है सीआरआर एंड एसएलआर। सीआरआर एंड एसएलआर, ठीक है। सीआरआर एंड एसएलआर, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, ठीक है। सीआरआर एंड एसएलआर। सीआरआर क्या कहता है? कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर कहता है यार बैंक को ऐसा, भाई साहब, कि कुछ पैसा ना, मान लो तुम्हें जितना भी पैसा मिला है, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट्स हो, चाहे वो टाइम डिपॉजिट्स हो, उसका कुछ परसेंट आप मेरे पास रखेंगे। आरबीआई कहता है कि मेरे पास कुछ रखेंगे। सो a certain percentage of NDTL, मतलब नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज, need to be deposited with RBI, need to be deposited with RBI। अब आपको लगेगा कि यार डिपॉजिट विद आरबीआई मतलब आरबीआई इस पे इंटरेस्ट देगा। आरबीआई इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं देता, या अगर देगा तो बहुत माइन्यूट देगा। जैसे हमने सिग्नेचर में पढ़ा था कि आरबीआई अर्न करता है इस चीज से, आरबीआई अर्न करता है इस चीज से, जिसे हमने कहा था इंटरेस्ट एक्रूड फ्रॉम द बैंक बैलेंसेस, ठीक है। वो प्रीवियस वीडियो का काम है। पर सर्टेन परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल नीड टू बी डिपॉजिटेड विद आरबीआई। इस पे कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है या बहुत कम मिलता है। मिनिमल और नो इंटरेस्ट रेट, ठीक है। समझ गए भाई। स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, इसका मतलब क्या होता है? अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल टू बी रिजर्व्ड कहां? बैंक के खुद के वॉल्ट में, टू बी रिजर्व्ड इन बैंक्स वॉल्ट, रिजर्व्ड इन बैंक्स वॉल्ट। क्या मतलब है और क्यों करना है ये? अब मतलब समझो, बैंक्स वॉल्ट, ठीक है। बैंक्स भाई, अगर तो आरबीआई ने खुली छूट दे दी, खुले सांड की तरह, कि आप जितना पैसा है, जितना आ रहा है, सब लेंड कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, पैसा ही पैसा, 25 दिन में पैसा डबल, तो सर क्या होगा? इससे आपने लेंड तो कर दिया, लेकिन कल को कोई डिपॉजिटर या बैंक रन की सिचुएशन आ गई और एक साथ बहुत सारे डिपॉजिटर आ गए अपना पैसा लेने, तब बैंक के पास पैसा नहीं होगा, दिवालिया घोषित हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं इंसॉल्वेंट, ठीक है। उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहे, कुछ प्रोविजनिंग होती है। प्रोविजनिंग मतलब कि कुछ पैसा आपने रिजर्व करके रखा है फॉर द टाइम ऑफ इमरजेंसी के टाइम पे आप इसको पैसा दे सकते हैं डिपॉजिटर्स को। सीआरआर आरबीआई के पास रहेगा, एसएलआर वो अपने बैंक अकाउंट में करेंगे, इन्हीं दोनों को जब हम ऐड कर दें तो हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। इसी से फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग आता है, ठीक है। मतलब जितना कम होगा रिक्वायरमेंट रिजर्व डिपॉजिट रेशियो का, उतना ज्यादा आप लेंड कर सकते हैं, और जितना ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा उतना कम लेंड कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि मार्केट की इकोनॉमी में रिस्क कितना फ्लोट हो रहा है, अगर तो आरबीआई को लगता है कि नहीं यार डिपॉजिटर्स का बैंक रन वगैरह हो सकता है, अभी डिपॉजिटर्स कभी भी आ सकते हैं, तो वो ज्यादा कर देगा।
और अगर लगता है नहीं यार मार्केट बहुत बुल में है, रन पे चल रही है, ज्यादा लिक्विड करना है तो कम रिजर्व रखेगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो सीआर और एसएलआर का ये लॉजिक है। क्योंकि अगर इन्होंने खुली इजाजत दे दी तो यार ये लेंडिंग एक्टिविटीज एक ग्रीड आ जाता है, तो आप चलाते ही जाते हो और खुदा ना खास्ता कल को एनपीए में कन्वर्ट हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में, तो डिपॉजिटर्स का पैसा तो डूब गया। हाँ, मैं मानता हूं कि डिपॉजिटर्स की सर्टेन इंश्योरेंस होती है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है डीआईसीजीसी के तरह 5 लाख की, लेकिन वॉट यार, उन्होंने 15-20 लाख रुपए डिपॉजिट कराओ और मिल 5 लाख रुपए, 15 लाख का लॉस हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता उस चीज का। इसलिए ये सिर्फ एक प्रोटेक्शन एक्टिविटी की तौर पे होता है, प्रोटेक्शन एक्टिविटी, प्रोटेक्शन फॉर डिपॉजिटर्स, प्रोटेक्शन फॉर डिपॉजिटर्स। ठीक है सर, डन, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, सीआर और एसएलआर में तो कोई दिक्कत नहीं आई। एक चीज फैक्ट, सीआरआर जो होता है, सीआरआर जो रेगुलेट होता है वो आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग रेगुलेट होता है, आरबीआई एक्ट 1934, और एसएलआर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तौर पे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तौर पे रेगुलेट होता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बस ये डिफरेंस है कि किस एक्ट के अंडर आता है, किस एक्ट के अंडर नहीं आता। एसएलआर का जो लिमिट है वो 40% है, 40% ऑफ एनडीटीएल है, अभी फिलहाल चेंज हो सकता है, एनडीटीएल है, 40% ऑफ एनडीटीएल है। ठीक है, समझ गए ये लॉजिक, ये लॉजिक समझ गए सीआरआर और एसएलआर का, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलो ये चीज समझ गए। दूसरा टूल जो आरबीआई का है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस मतलब समझो आराम से। आरबीआई क्या करता है यार, आरबीआई के पास ना दो चीजें, मान लो कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हाई पे चल रहा है, इन्फ्लेशन हाई पे चल रहा है, मतलब लोगों के पास पैसा है और वो डिमांड कर रहे हैं, जब पैसा होगा वो डिमांड करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। क्योंकि तो आप इसको इन्फ्लेशन को ऐसे समझ सकते हैं कि टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, चेजिंग फ्यू गुड्स। जैसे मैं और मेरा दोस्त, वही एग्जाम्पल, मैं और मेरा दोस्त गए बाजार में, सिर्फ एक एप्पल, हम दोनों को चाहिए एप्पल, सीधी सी बात है। अब दुकानदार कहेगा ठीक है यार, जो ज्यादा पैसा देगा, सब सिंपल। हमने ऑक्शन करना शुरू करा, मैंने कहा 20, उसने कहा 30, मैंने कहा 40, उसने कहा 50, 60, 70, 100 तक पहुंच गया। क्यों पहुंचा इतना प्राइस? क्योंकि हम दोनों को चाहिए था, पैसा हम दोनों के पास है, उसके पास भी पैसा है, मेरे पास भी पैसा है, लेकिन गुड्स तो सिर्फ एक ही है ना, एप्पल तो सिर्फ एक ही है। तो टू मच ऑफ मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, टू मच ऑफ मनी चेजिंग फ्यू गुड्स और स्मॉल अमाउंट ऑफ गुड्स, उसकी वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। अब मान लीजिए इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो आरबीआई क्या करेगा, लिक्विडेशन को स्क्वीज आउट कर देगा। जैसे आरबीआई सेल कर देगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू बैंक को सेल करेगा, बैंक इसके बदले रिटर्न में क्या करेगा, बैंक पैसा दे देगा आरबीआई को, बैंक कैश लिक्विड पैसा आरबीआई को दे देगा। मतलब अब बैंक के पास कुछ पैसा नहीं है, बैंक ने कुछ तो सीआरआर एसआरआर रखा था, कुछ बैंक के पास लिक्विड था, उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले ली जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अब बैंक के पास देने के लिए कुछ नहीं है। जब देने के लिए कुछ नहीं है तो ऑटोमेटिकली एक टाइम ऐसा आएगा जब लिक्विड मार्केट से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और कम हो जाएगा। एज अ रिजल्ट इन्फ्लेशन दोबारा कंट्रोल पे आ जाएगी। और आपको पता है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है प्राइस स्टेबिलिटी, टू मेंटेन इन्फ्लेशन विद इन द रेंज ऑफ 2 to 6%, टू मेंटेन इन्फ्लेशन विद इन द रेंज ऑफ 2 to 6%। ठीक है, ये आपको अब समझ आ गया होगा। जब इन्फ्लेशन हो तो सेल कर दो, जब मार्केट में डिमांड कम हो, मार्केट में डिमांड ही कम हो, कोई डिमांड ही नहीं कर रहा, मतलब डिमांड कब नहीं करेगा, जब मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं खर्चूंगा क्या यार, मुझे कॉफी पीनी है, मैं तभी तो डिमांड करूंगा ना जब मेरी जेब में पैसा होगा, नहीं होगा तो स्टारबक्स कैसे जाऊंगा, चौकीदार बनने थोड़ा ना जाना वहां पे।
ठीक है, तो डिमांड कम है। अब इस डिमांड को बूस्ट देने के लिए, क्योंकि अगर मैं डिमांड करूंगा तभी कोई प्रोड्यूस भी करेगा, वरना तो प्रोडक्शन ही रुक जाएगी। क्या करेगा? इट विल बाय ऑल द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, विल बाय all the government securities। अगर सिक्योरिटीज उसने बाय कर दी तो मतलब बैंक के पास पैसा आ रहा है, बैंक के पास पैसा आएगा, आगे लेंडिंग एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, पैसा आ जाएगा, फिर से इन्फ्लेशन आ जाएगी। एक और चीज प्रीवियस में भूल गया, एसएलआर में कैश भी होता है, गोल्ड भी होता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी होती हैं, तीनों एसेट्स। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज माने बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, डेटेड सिक्योरिटीज, ये सब कुछ। ठीक, ये सब कुछ। आई होप आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन समझ आ गया। सिंपल है, जब इन्फ्लेशन ज्यादा हो तो लिक्विडिटी एक्सट्रैक्ट करवा लो बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जब कम हो, डिमांड कम हो, तो भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लो, पैसा दे दो बैंक को, वो आगे बांटते रहेंगे जिसको बांटना होगा। ठीक है ना, चाहे माल्या को बांटे चाहे किसी और को। तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। थर्ड है स्टरलाइजेशन, टूल ऑफ स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन क्या मतलब है? कुछ और मत समझ लेना इसे। स्टरलाइजेशन जैसे अगर मैं बोलूं, बहुत सारी इकोनॉमीज फॉरेन इनफ्लो सर्च को प्रमोट करते हैं, फॉरेन इनफ्लो को एनकरेज करते हैं, लेकिन जब फॉरेन इनफ्लो आता है, पैसा आता है, तो एक रिस्क के साथ। मान लो गोरे आ गए, एफडीए वगैरह कर ली, उनकी डिमांड डोमेस्टिक करेंसी में इंक्रीज हो जाएगी, वो पैसा रखेंगे अपना डॉलर वगैरह, डिमांड करेंगे डोमेस्टिक करेंसी की। जब डिमांड ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा सर? क्या होगा? हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो जाएगी, एप्रिशिएट हो जाएगी। ठीक, करेंसी एप्रिशिएट। एक होता है डेप्रिसिएशन और एक होता है एप्रिसिएशन, बढ़ना। करेंसी एप्रिशिएट हो जाएगी। मान लो पहले $1 ₹70 की थी, अब करेंसी एप्रिशिएट हुआ तो मतलब $1 ₹40। पहले मैं ₹70 का खरीद पा रहा था, अब मैं सिर्फ ₹40 का खरीद पा रहा हूं क्योंकि मेरी करेंसी एप्रिशिएट हुई है। लेकिन इसमें एक डाउट है, जैसे ही मेरी करेंसी एप्रिशिएट होगी तो मेरे यार क्या होगा? मेरा ना एक्सपोर्ट गिर जाएगा। क्यों? एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? भाई पहला एक गोरा था, गोरे ने $1 दिया, उसे ₹70 मिल रहे थे, वो ₹70 की चीज खरीद सकता था। अब वो $1 ले रहा है, उसे ₹40 मिल रहे हैं, वो सिर्फ ₹40 की चीज ही खरीद पा रहा है, ₹70 की नहीं खरीद पा रहा। मतलब ₹70 देने के लिए उसको $1 से ज्यादा देना पड़ रहा है। तो हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं और ये डिफिकल्ट होता है क्योंकि कोई भी इकोनॉमी थ्राइव करती है वो एक्सपोर्ट से थ्राइव करती है। इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करना, वो सब कुछ हो, अगर नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये होता है स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन में क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं कि इतना ही आएगा और इतना ही जाएगा। फॉर एग्जांपल स्टरलाइजेशन में आपको ये बताया जाता है कि ठीक है यार, अगर ये बहुत सारी चीजें आ रही हैं, बहुत सारी करेंसी की मेरी डिमांड है, तो इंस्टेड क्या करूंगा कि आरबीआई क्या करेगा? यहां पे आरबीआई विल रिलीज एडिशनल कैश, और better word would be pumping out, will pump out money supply, pump out liquid supply, will pump out liquid supply। मतलब गोरे यहां पर आए, गोरों ने डिमांड करी कि यार हमें तो इंडियन करेंसी चाहिए। अब अगर वो इंडियन करेंसी की सप्लाई नहीं बढ़ेगी, जैसे हमने इफेक्टिव डिमांड में करा था, अगर सप्लाई नहीं बढ़ेगी और तब वो डिमांड कर रहा है तो एप्रिसिएशन हो जाएगा और एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। लेकिन बाय अगर उन्होंने डिमांड करी इंडियन करेंसी की और साइमल्टेनियसली आरबीआई ने रिलीज कर दिया वो पैसा, तो फिर स्टेबलाइज रहेगी हमारी करेंसी।
फिर करेंसी हमारी स्टेबलाइज करेगी। अरे भाई उन्होंने डिमांड करी इंडियन करेंसी की, आरबीआई ने पैसा रिलीज कर दिया, मनी सप्लाई इंक्रीज कर दिया, बात ही खत्म होगी, तो ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा हमारी इंडियन करेंसी में, हमारे एक्सपोर्ट्स स्टेबल रहेंगे। ये चक्कर था स्टरलाइजेशन का। स्टरलाइजेशन इज अ टूल ऑफ मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, जो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है वो यही है स्टरलाइजेशन की। ठीक है, समझ गए ये सारी कॉन्सेप्ट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, स्टरलाइजेशन, सीआरआर, एसएलआर। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों कंसेप्ट बढ़िया तरीके से समझ आए होंगे। हमने एक एक टूल को अच्छी तरह से समझा है और एनालाइज करा है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।